नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में पांचवा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप पांचवें चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले से चौथे चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। आज की इस वीडियो में यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने वाले हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। कुछ निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, उनकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ही प्रश्न है वो है कार्य का मात्रक होता है। इनमें से कार्य का मात्रक कौन सा है? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो मात्रक है वो न्यूटन दे रखा है, दूसरा किलोग्राम, तीसरा वाट और चौथा जूल। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो न्यूटन है ये बल का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होगा। किलोग्राम है द्रव्यमान का मात्रक होता है, जबकि वाट यहां पर दे रखा है जो कि शक्ति का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक जूल ही होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारे पास में सही हो जाएगा। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन। तो W का जो मात्रक होगा वो F इंटू अक्ष का भी मात्रक होगा। F इंटू अक्ष का मात्रक। तो यहां पर F है, ये बल को बता रहा है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और अक्ष मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहा गया। तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। फिर देखें, यदि F और विस्थापन, बल F और विस्थापन D में थीटा कोण हो तो कार्य का मान होगा। क्लियर कर ले में कि जैसे हमारे पास में ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर जो बल लग रहे हैं, बल और विस्थापन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से थीटा कोण पर है। एक दूसरे के साथ में थीटा कोण बना रखा है। जैसे मैं ये कंसीडर कर लूं, इधर बल है, इस डायरेक्शन में विस्थापन है, और यहां पर दोनों के बीच में जो कोण है वो है थीटा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि इन दोनों के बीच का कोण हमें दे ही रखा है। तो यहां से जो कार्य होगा, कार्य W बराबर विस्थापन का बल की डायरेक्शन में आप घटक देख लीजिए कि विस्थापन का बल की डायरेक्शन में जो घटक हैं वो हो जाएगा D cos थीटा। D cos थीटा। तो कार्य हो जाएगा बल, और बल की दिशा में विस्थापन का घटक D cos थीटा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और हमें यहां पर जो ऑप्शन है C, उसमें इसी टाइप से ही दे रखा है कि W बराबर FD cos थीटा। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, F वेक्टर डॉट D वेक्टर भी इसे हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर की दूरी पर चलती है तो किया गया कार्य क्या होगा? जूल में पूछा है। जो क्वेश्चन है उसे भी एक बार पुनः समझ लें कि यहां पर हमारे पास में ये
कोई वस्तु है, अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसी टाइप का ही है। इसके ऊपर एक 20 न्यूटन का बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का बल काम कर रहा है और इससे 60 डिग्री के कोण पर इसमें 20 मीटर का विस्थापन क्रिएट होता है। तो यहां से आप इनको एक बार समझ लें, दोनों के बीच का जो कोण है ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। इस डायरेक्शन में है बल जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20 न्यूटन और इस डायरेक्शन में हमारे पास में है विस्थापन, जिसको आप डी से लिख दें या अक्ष से लिख दें, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 20 मीटर। अभी अभी हमने एक कार्य का फॉर्मूला निकाला लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही। तो कार्य बराबर होता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। देन यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 20 न्यूटन। 20 डी का जो मान है वो भी हमें दे रखा है 20 कॉस 60 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। विद्यार्थियों कॉस थीटा यहां पर है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 20 गुणा 20 गुणा 1/2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 200 जूल। 200 जूल। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहां पर अब की बार जो पिंड घूम रहा है वो एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इसे क्लियर कर लीजिए। ये हमारे पास में एक वृत्ताकार पथ है। इसके ऊपर जो अभिकेंद्रीय बल काम करता है वो इसके केंद्र की ओर काम करता है। अभिकेंद्रीय बल की डायरेक्शन परिधि से केंद्र की ओर होती है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब विस्थापन है, उसकी डायरेक्शन इसकी स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर इन दोनों की दिशाएं एक बार समझ लेंगे आप लोग कि दोनों के बीच का जो कोण है, जो एंगल है, वो 90 डिग्री है। इस डायरेक्शन में तो है अभिकेंद्रीय बल एफ सी। यहां पर क्या बता रहा है? अभिकेंद्रीय बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये इस डायरेक्शन में हमारे पास में है विस्थापन। विस्थापन को मैं डी से लिख दूं तो डी यहां पर विस्थापन है। तो बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? यहां पर 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए हमें यहां पर पूछा है कार्य। विद्यार्थियों कार्य बराबर अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा एफ डी कॉस थीटा। यहां पर एफ है वो एफ सी है। तो एफ सी और डी के बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री। तो कोस एफ सी डी कोस 90 का जो मान है वो होता है 0। देन यहां से जो कार्य है वो 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह देखिए कैसा काम करेगा? ये हमें यहां पर पूछा है। कैसा काम करेगा ये हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। एक बार एक एक करके ऑप्शन देख लीजिए कि ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। तो हमें ये पूछा है कि कार्य धनात्मक करेगा कि ऋणात्मक करेगा, ये वाली बात यहां पर पूछी गई है। तो देखिए कार्य बराबर होता है W बराबर है एफ डी कोस थीटा। तो यहां पर
जो विस्थापन है वो 0 है, क्योंकि जो दीवार है वो विस्थापित नहीं होती, विस्थापन शून्य होता है। तो विस्थापन जब शून्य होता है तो जो कार्य है W है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य की वैल्यू हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त होगी। तो कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन सी यहाँ सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 सेकंड में 2 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना होगा। तो यहां पर आप ध्यान देवें कि हमारे पास में एक 5 किलोग्राम का पिंड है। ये जैसे हमारे पास में एक 5 किलोग्राम का पिंड है और इस 5 किलोग्राम के पिंड को हम यहां से 2 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो यहां पर ले जाने में कितना काम करना पड़ता है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में है 2 मीटर। तो डी जो विस्थापन है वो है 2 मीटर है। और कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर नीचे की ओर काम कर रहा है। तो वो कर रहा है mg, ठीक है। तो कार्य बराबर हमारे पास में बल की वैल्यू हमें दे रखी है mg और जो विस्थापन है d है वो हमें देखो बल है वो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, mg के तुल्य ही लगाना पड़ेगा। तो d का जो मान है वो हमें 2 मीटर दे रखा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत और अपोजिट डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे तब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पिंड है वो उठेगा, ठीक है। तो यहां से कार्य बराबर देख लीजिए, W इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू हमारे पास में है mg d और कॉस हम यदि काम कर रहे हैं तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, m का मान हमें दे रखा है 5, g का मान 9.8 और d का जो मान है वो हमें दे रखा है 2। cos 0 का मान होता है 1। तो 10 गुणा 9.8 तो यह आ जाएगा 98 जूल, 98 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक बल को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है तो शक्ति क्या होगी। देखिए विद्यार्थियों, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे में समय, कार्य बट्टे व समय होता है। समय को यहां पर हम t से पुट करें, w बट्टे में t। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कार्य की जगह बल गुणा विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन हम पुट कर सकते हैं और यहां से बल अक्स वेक्टर अपॉन t विस्थापन में परिवर्तन की दर जो कि हमारे पास में यहां पर वेग हो जाएगी। तो ये अपने पास में शक्ति का सूत्र आ चुका है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमें ये ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है हमारे पास में, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि वेग दुगुना कर दिया जाए। तो नया जो वेग है उसको मैं v' से कह दूं, ये पहले वाले वेग का दुगुना है। तो नई गतिज ऊर्जा k' से लिख दें,
1/2 m वी डेज का स्क्वायर, 1/2 m वी डेज बराबर हमारे पास में है 2v का स्क्वायर, 1/2 m वी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, तो k डेज बराबर आ गया हमारे पास में 4k आ गया है। क्लियर? तो पहले वाली जो गतिज ऊर्जा है उसकी 4 गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, इनमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, वाट है ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है। चलिए एक बार इनको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें ऑप्शन ए ही सही होने वाला है, किलोवाट घंटा। इसको हम kWh से पुट करते हैं, तो एक जो kWh होता है ये होता है 1 किलोवाट, तो 10 की घात 3 वाट। घंटे को हम लिख सकते हैं 3400 सेकेंड, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3600 गुणा में 1000 वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड को हम जूल लिख सकते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल इसको पुट किया जा सकता है। तो ये तो हमारे पास में आ गया है एक kWh, मतलब 1 किलोवाट घंटा। फिर एक और मात्रक हमें यहाँ पर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम शॉर्ट में ईवी से पुट करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम इंटू वोल्ट। तो ये जो कूलाम इंटू वोल्ट है ये भी जूल के बराबर ही होता है, तो ये भी हमारे पास में आ गया जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी कार्य या ऊर्जा का ही मात्रक होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 मीटर ऊंची मीनार से 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद छोड़ी जाती है, 10 मीटर गिरने के पश्चात उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलना है। चलिए, तो यहां से आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे पास में एक इमारत है, और उस इमारत की जो हाइट है वो हमें 100 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 100 मीटर हाइट हमें दे रखी है। यहां से जो हाइट है ये 100 मीटर दे रखी है। ये हमें 100 मीटर बता रखी है कि 100 मीटर इसकी हाइट है। अब ये जो गेंद है उसको हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो जैसे इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए, पॉइंट ए से छोड़ रहे हैं, और ये 10 मीटर की दूरी तय कर लेती है। 10 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। तो शेष जो दूरी है बी से सी तक की, वो अपने पास में बच गई है 90 मीटर। कितनी बच गई है? 90 मीटर बच गई है। ये हमारे पास में हो गई है 90 मीटर। क्लियर? तो अब हमारे को ये पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो विद्यार्थी यहां पर क्लियर कर लीजिए। स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के इक्वल है, जो कि mgh के बराबर होता है।
m यहाँ पर कितना दे रखा है 0.1, g यहाँ पर 10 दे रखा है, और h अब हमारे पास में रह गया है, h हमारे पास में रह गया 90 मीटर। कितना रह गया है 90 मीटर रह गया है। तो आंसर आ जाएगा 90 जूल, 90 जूल आ जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला हमारे पास में है k इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इसे हमें संवेग की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पर इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो m² हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो m नीचे आपको दिखाई दे ही रहा है। तो m² v² इसको मैं लिख देता हूं m v² बट्टे में 2m। अब विद्यार्थियों हम संवेग का फॉर्मूला जानते हैं, m इंटू v होता है। देन यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा p² बाई 2m आ जाएगा। ये अपने पास में आ गई है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई है। तो जो गतिज ऊर्जा है इसका एक फॉर्मूला और भी होता है जो आपके सामने है, p² बाई 2m। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थापन गुणांक क्या है। कि देखिए प्रत्यावस्थान जो गुणांक है उसका फॉर्मूला हमारे पास में है, उसको मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं, उससे हम पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रत्यावस्थान गुणांक है प्रत्यावस्थान चलिए देखेंगे प्रत्यावस्थान जो गुणांक है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टक्कर के बाद का आपेक्षिक वेग v2 माइनस v1 और टक्कर के पूर्व के आपेक्षिक वेग u1 माइनस u2 के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये आ जाएगा। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में हम जानते हैं कि टक्कर होने के पश्चात दोनों जो पिंड हैं वो एक साथ में जुड़कर चलते हैं, एक साथ में क्या है कनेक्ट हो जाते हैं, तब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो दोनों के वेग सेम हो जाएंगे, v1 और v2 बराबर हो जाएंगे, v1 v2 बराबर हो जाएंगे। तब यहां से आप ध्यान दें कि ये v1 माइनस v2 ये 0 हो जाएगा। तो v1 माइनस v2 0 हो जाएगा, तो E का जो मान है विद्यार्थियों वो हमें शून्य प्राप्त होगा। E की जो वैल्यू है वो हमें 0 प्राप्त होगी। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान शून्य होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। हमारे पास में दो पिंड हैं, उनकी गतिज ऊर्जा। पहले पिंड के लिए देखिए एक बार तो मैं यहां पर आपके पास में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही लिख देता हूं कि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है। गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 m v² होती है, लेकिन हमें यहाँ पर संवेग के
वैल्यू पूछी है, तो मैं यहाँ पर इसको संवेग की टर्म्स में लिख देता हूँ। अभी अभी हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो पी स्क्वेयर बराबर हम लिख सकते हैं 2m k, और p बराबर हम लिख सकते हैं अंडर में 2m k। ओके, तो दोनों पहले पिंड के लिए, पहले पिंड के लिए जो संवेग है वो हमारे पास में है P1 बराबर अंडर में 2m1k। और इसी तरीके से यदि हम दूसरे पिंड के लिए लिखें तो P2 बराबर अंडर में 2m2k। क्लियर। अब इनके संवेगों का अनुपात हमें यहाँ पर पूछा है, तो P1 बटेवा P2 बराबर आ जाएगा अंडर में 2m1k बट्टे में अंडर में 2m2k। क्लियर। तो यहां से अंडर में m1 बट्टे में m2 बच जाएगा। m1 का मान हमारे पास में है 1, m2 का मान है 4, इसका अंडर करेंगे तो हमारे पास में P1 बट्टे में P2 का मान आ जाएगा 1 बट्टे में 2, जिसे हम 1:2 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक कण पर F वेक्टर इक्वल टू 5ik प्लस 3j न्यूटन बल लगाने पर यह मूल बिंदु से एक दूसरे बिंदु पर जिसकी स्थिति सदिश F वेक्टर 2ik माइनस 1j मीटर है विस्थापित होता है, तो कण पर किए गए कार्य का मान क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार उसे हम पुट कर लेते हैं। बल का मान है हमें आई केप, जे केप और के केप की टर्म्स में 5ik प्लस 3j न्यूटन दे रखा है। इसके अलावा हमें जो विस्थापन है, विस्थापन को मैं डी वेक्टर से लिख दूं, ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर से लिख दूं। r2 वेक्टर है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 2ik माइनस j मीटर में, और r1 है ये 0 है क्योंकि कण है वो मूल बिंदु पर है। कहां से चला था? मूल बिंदु से। तो डी वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई है 2ik माइनस j, और ये हमें दे रखी है मीटर में। हमें यहाँ पर कार्य पूछा है W। विद्यार्थियों W की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल का जो मान है वो हमें दे रखा है 5ik प्लस 3j डॉट यहां से 2ik माइनस j। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो i का इससे गुणा करेंगे तो 10 ik डॉट ik, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में 5 ik डॉट j। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 6 j डॉट ik, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में 3 j डॉट j। अब देखो विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि i डॉट i ये होता है 1, j डॉट j ये भी होता है 1, और k डॉट k ये भी होता है 1। इसके साथ में i को यदि आप j से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 होता है, j को k से कर दें ये भी 0 होता है, k को i से कर दें ये भी 0 होता है। देन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 10, ये आगे वाली जो टर्म है वो 0 आ जाएगी, फिर आगे वाली टर्म 0 आ जाएगी, माइनस में 3 तो ये 7 आ जाएगा। तो 7 जूल, 7 जूल। तो W की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है 7 जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक कण F बराबर cx बल के प्रभाव से x बराबर 0 से x बराबर x1 तक विस्थापित होता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बल है उसका मान हमें यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, F बराबर cx। इसका मान विस्थापन पर डिपेंड करता है, अलग अलग स्थिति में बल का मान अलग अलग होता है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य W बराबर, हम ये जानते हैं कि यहाँ से x1 से x2 तक विस्थापित करेंगे तब कार्य का फॉर्मूला हमारे पास में ये आएगा। तो x1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 0 और x2 की वैल्यू दे रखी है x1। ये एक तरीके से x1 है, ये एक तरीके से x2 है। तो f की जो वैल्यू है वो cx दे रखी है, तो c यहाँ पर हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो इसको आप x1 x2 कहने के बजाय xi xf कह दो, xi f xf। xi का मतलब तो हो गया इनिशियल लिमिट हो गई, xf का मतलब हो गया हमारे पास में ये फाइनल लिमिट हो गई है, फाइनल लिमिट हो गई है। तो यहां पर आप देख ले में, चलिए अब वापस यहां पर आ जाइए। तो यहां पर आप देखेंगे कि cx, तो c मैंने बाहर ले लिया, x रह गया, x का इंटीग्रेशन करोगे x dx, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की घात 1 है तो 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से x1 तक है, बराबर c x स्क्वेयर बट्टे में 2, 0 से x1 तक। W इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, लिमिट पुट कर दीजिए, x1 का स्क्वेयर बट्टे में 2 माइनस 0, देन यहां पर हमें मिल जाएगा c x1 स्क्वेयर बट्टे में 2, तो 1/2 c x1 स्क्वेयर, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेमी खींचा जाता है तो इसमें 100 जूल ऊर्जा संचित हो जाती है। यदि इसे 2 सेमी और खींचा जाए तो संचित ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 kx स्क्वायर। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। जब x का मान कितना हो, सेंटीमीटर में ही ले रखा है, हम सेंटीमीटर में ही इसको चलने देते हैं, या x बराबर कितना है, x बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको चलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, 0.02 मीटर। तो U बराबर अपने पास में है 100 जूल, 100 जूल। तो इसमें लिख दीजिए, तो 100 इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, समीकरण 1 से 100 बराबर आ गया अपने पास में 1/2 के 0.02 का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में देखिए के का मान आ जाएगा, के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 100 गुणा में 2 बट्टे में 0.02 गुणा 0.02 बराबर के, ये आ गया के की वैल्यू। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि यदि हम इसको 4 सेंटीमीटर तक खींचते तो 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए, पहले से कितना और खींचा जाए, 2 सेंटीमीटर, तो x बराबर हम 4 सेंटीमीटर खींचे तब इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे, इसकी ऊर्जा
निकाल लेंगे तो अक्स बराबर 4 सेमी खींचने पर, या मैं यहाँ पर एक बार में ही इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर क्लियर करें। x1 बराबर हमारे पास में है 2 सेंटीमीटर से x2 बराबर 4 सेंटीमीटर तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी वृद्धि होगी, चलिए उसको मैं लिख देता हूं डेल्टा यू से। ये है अंतिम वाली ऊर्जा में से प्रारंभिक वाली ऊर्जा घटा दी, तो U2 माइनस U1। U2 का मान है 1/2 के x2 स्क्वेयर माइनस 1/2 के x1 स्क्वेयर। यहां से 1/2 के कॉमन आ जाएगा तो x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर रह जाएगा। अब 1/2 के इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से 1/2 के का जो मान है वो हमारे पास में आया था 100 गुणा 2 बट्टे में 0.02 गुणा 0.02, ये के का मान था। अब x2 की वैल्यू है, x2 हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, तो 0.04 गुणा 0.04 माइनस 0.02 गुणा 0.02, यहां से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो देखिए यहां से हमारे पास में जैसे पॉइंट हटाऊंगा मैं यहां से, चलिए यहां से आप अब ध्यान देंगे, दोबारा यहां तक हो गया। अब इसके बाद में यहां से पॉइंट हटाऊंगा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, तो 2 0 गुणा 2 0 लगा दिया। यहां पर भी हम क्या करें, पॉइंट हटा रहे हैं, तो 2 0 गुणा 2 0 कॉमन ले लिए। अब नीचे से ये दोनों वाले मतलब एक तरीके से 10,000 हो गया, तो ये हम यहां से कॉमन लेंगे नीचे से और इधर गुणा कर देंगे, तो इधर गुणा करेंगे तो यहां से भी पॉइंट हट जाएगा और यहां से भी पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीपल आ गया 16, इन दोनों का मल्टीपल आ गया 4, तो 16 माइनस 4 हो गया हमारे पास में, 16 माइनस 4 हमारे पास में कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये हमारे पास में यहाँ पर डेल्टा यू निकल रहा है। आप ध्यान देंगे 1/2 से मैं इस 2 को भी क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, तो अपने पास में जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 100 बट्टे में 2 गुणा 2 गुणा 12, तो 3 से गुणा कर देंगे इसको, क्योंकि 4 का भाग लग जाएगा 12 में, तो हमारे पास में आ जाएगा 300 जूल, 300 जूल। तो 300 जूल इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो उसके संवेग में वृद्धि क्या होगी। चलिए इसको भी आप समझ लें कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग के बीच में अपने पास में क्या रिलेशन होता है, के बराबर होता है पी स्क्वेयर बाई 2m, पी स्क्वेयर बाई 2m। तो गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो नई गतिज ऊर्जा है वो है के डैश, ये पहले जो भी थी ये तो थी, फिर प्लस में इसमें हमने कर दिया 300% की बढ़ोतरी, 300 बट्टे में 100, तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 के हो गया है। गतिज ऊर्जा कितनी होनी है, 4 के। तो पी डैश के डैश बराबर देखो पी डैश का स्क्वेयर बाई 2m
और के डैश की वैल्यू है 4k, तो पी डैश का स्क्वायर बट्टे में 2m, तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, 4 गुणा 2m के बराबर पी डैश का स्क्वायर, और यहां से अपने पास में आ गया है पी डैश बराबर 2 इंटू अंडर में 2m k, और यहां से भी p बराबर देख ले में अंडर में 2m k, तो ये आ गया हमारे पास में 2p। तो p डैश हमारे पास में है 2p, मतलब p प्लस p, तो आप p के अंदर 100% जोड़ देंगे। कितना कर देंगे, 100% की वृद्धि कर देंगे, तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा है उसके अंदर 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो P में 100% की वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा के अंदर 300% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण विराम से समान त्वरण से t1 समय में v1 वेग प्राप्त कर लेता है। इस कण को प्रदत्त तात्क्षणिक शक्ति समय t के फलन के रूप में होगी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इसको। तात्क्षणिक शक्ति को हम P से लिख रहे हैं, जो कि F इंटू वी के इक्वल होती है। हम इसको भी एक्सेलरेशन की टर्म्स में ले आते हैं, तो देखिए यहां से हम यहां से F इंटू वी होता है हमारे पास में, तो शक्ति का फॉर्मूला यहां से इसको मैं T से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, तो अब यहां पर देखें F को मैंने लिख दिया है ma, v बाई टी को लिख दिया मैंने a इंटू टी, तो ये आ गया m a स्क्वेयर t। अब यहां पर आप ध्यान देंगे एक्सेलरेशन एक समान है, ये वेग में परिवर्तन की दर के बराबर है कि t1 समय में वेग v1 आ जाता है, तो एक्सेलरेशन a बराबर आ जाएगा v1 बट्टे में t1, तो m v1 बट्टे में t1 का स्क्वेयर इंटू t, तो m v1 स्क्वेयर t बट्टे में t1 स्क्वेयर, तो m v1 स्क्वेयर t अपॉन t1 स्क्वेयर, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंडर ई तथा p के बीच का सही ग्राफ है। E गतिज ऊर्जा और P संवेग है। देखिए हम E बराबर जानते हैं 1/2 m v स्क्वेयर, इसको यदि हम m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होता है p स्क्वेयर बाई 2m। अब यहां पर आप ध्यान देंगे दोनों तरफ से अंडर करेंगे तो अंडर में E बराबर आ गया P बट्टे में अंडर में 2m, तो यहां से अंडर E और जो P है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो अंडर E और P के बीच में खींचा गया ग्राफ है वो ऑप्शन ए की भांति हमें प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी स्प्रिंग को S दूरी तक खींचने पर स्थितिज ऊर्जा 10 जूल, स्प्रिंग को S दूरी तक और खींचने के लिए आवश्यक कितना काम करना पड़ेगा। तो U बराबर 1/2 K अक्स स्क्वायर होता है स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। U डैश बराबर दुगुनी खींच रहे हैं आप। चलिए इसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, तो 1/2 K अक्स टू स्क्वायर माइनस 1/2 K
x1 स्क्वेयर। इसका मान हमें दे रखा है 10 जूल। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि 1/2 के x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर 1/2 के x2 का जो मान है वो x का दुगुना है तो 2x का स्क्वेयर कर देंगे माइनस x का स्क्वेयर 1/2 के 2x का जो स्क्वेयर है वो आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। ये अपने पास में आ गया 1/2 के 3x स्क्वेयर। तो कितना आ गया है 3 गुणा 1/2 के x स्क्वेयर। 1/2 के x स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमें 10 जूल दे रखी है। तो डेल्टा U बराबर 30 जूल आ जाएगा। क्लियर? तो 30 जूल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए इसे आप समझ लेंगे कि ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ओके, यही इसकी डेफिनेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धनात्मक कार्य की स्थिति में F व S के मध्य का कोण होता है। तो धनात्मक कार्य तब होगा जब F और S के बीच का कोण 0 हो। समझ ले में इसको आप कि जब F भी उसी डायरेक्शन में हो और S भी उसी डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही दिशा में जब होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जब होंगे, एक ही दिशा में जब होंगे तो हमारे पास में जो कार्य है F भी उसी डायरेक्शन में, S भी उसी डायरेक्शन में, यहां पर थीटा बराबर 0। तो W बराबर F S cos थीटा होता है। cos 0 का मान है 1 होता है तो FS आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये धनात्मक कार्य आएगा। कैसा कार्य आएगा? धनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ओके, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है कार्य बट्टे में समय, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं dW/dt। इस तरीके से भी इसको पुट किया जा सकता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक होता है। प्रत्यावस्थान गुणांक है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कितना होगा? तो विद्यार्थियों, हमने इसी वीडियो में ही आपको बताया है कि E बराबर होता है हमारे पास में फॉर्मूला V2 माइनस V1 बट्टे में U1 माइनस U2, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बट्टे में U1 माइनस U2। वेग है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या हो जाते हैं? वेग इंटरचेंज हो जाते हैं जब द्रव्यमान समान होते हैं तो। ठीक है, तो U1 है वो V2 के बराबर और U2 है वो V1 के बराबर। तो यहां से आप देख लीजिए E का जो मान है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। E की जो वैल्यू है वो हमें 1 प्राप्त होगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए हमें क्या दे रखा है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और गुरुत्व के विरुद्ध किसी मनुष्य द्वारा किया गया कार्य कितना है यदि वह समतल पर चल रहा है। तो देखो इससे भी आप समझ लें कि जैसे ये हमारे पास में कोई व्यक्ति है और वो इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में ये है विस्थापन, विस्थापन की डायरेक्शन मैंने दिखाई है, और इस डायरेक्शन में है गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रखी है। तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम विस्थापन भी कह रहे हैं, जो कि समतल में है, और इस डायरेक्शन में है बल, जो कि हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो यहां पर W बराबर एफ डी कोस थीटा होता है, तो यहां से एफ डी कोस 90, कोस 90 का जो मान होता है वो हमारे पास में 0 होता है, तो कार्य का जो मान है वो हमारे पास में आ गया 0, कार्य की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, घड़ी के चलते रहने पर यह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। घड़ी के चाबी भरने पर, घड़ी के चाबी भरने पर, चाबी भरने वाली घड़ी है, चाबी भरने पर जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में मौजूद होता है। और जब घड़ी चलती रहती है, घड़ी के चलने पर, तो जब घड़ी चल रही होती है तो वही स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा मौजूद होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण पर टकराता हुआ क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट आता, तो क्या इस संघट में संवेग संरक्षित है, यह संघट प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ है। देखो यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो दीवार है वो इस तरीके से है और इसके ऊपर कोई गैस का पार्टिकल है, ये जैसे हमारे पास में अभिलंब है, और इस अभिलंब से ये कोई गैस का पार्टिकल 30 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर आकर टकराता है, फिर इधर चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हुआ क्या है कि गैस का पार्टिकल इधर से आया है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए और यहाँ पर चला जाएगा 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब क्या है कि ये जो संघट है ये तो प्रत्यास्थ संघट होती है, गैस की जो टक्कर होती है वो कैसी होती है, प्रत्यास्थ संघट। तो इसमें गतिज ऊर्जा और कुल संवेग है वो संरक्षित रहते हैं, संवेग सभी घटनाओं में ही संरक्षित रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर संवेग और कुल ऊर्जाएं संरक्षित रहती हैं चाहे कोई सी भी टक्कर क्यों ना हो। कार्य ऊर्जा का प्रमेय का कथन लिखकर इससे व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या कि कार्य ऊर्जा प्रमेय W बराबर डेल्टा के, कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो उस पिंड पर किए गए कार्य के बराबर होती है। ओके, तो इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं, या आप प्रूफ करने के लिए, जैसे मान लो आपसे प्रूफ नहीं भी हो रहा है तो विद्यार्थियों आप हमारे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी,
जहां से आप हमारी एप्लीकेशन BCS एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पश्चात कक्षा 11 के कोर्स को आप परचेज करेंगे तो आपको सभी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, अच्छी हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे। देखिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमारे पास में है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में अंतर स्पष्ट करें। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। संरक्षी और असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ये क्वेश्चन आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स में हूबहू मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने इन टॉपिक के वीडियोज भी बना रखे हैं जिन्हें आप YouTube पर देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।